हम आज एक थ्रिलर और साई-फाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वॉर गेम्स। दो अंडरकवर सैनिक एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर आते हैं जहां तेज बर्फ पड़ रही होती है। ये दोनों यूएस स्ट्रेटेजिक मिसाइल विंग कंट्रोलर्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करने की चाबियां दी जाती हैं। वे अपनी वर्क स्टेशन पर बैठते हैं और रात की ड्यूटी शुरू करते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, तभी एक सैनिक देखता है कि स्टेटस बोर्ड पर दो रेड बल्ब ब्लिंक कर रहे होते हैं जो वॉरहेड अलर्ट को दिखाते हैं। सीनियर ऑफिसर इसे तकनीकी गड़बड़ी समझकर बोर्ड रीसेट कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद अलार्म बजता है और एक कोड ट्रांसमिट होता है। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर्स प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड लॉकर खोलते हैं और दो रेड फाइल्स निकालते हैं। इनमें टॉप सीक्रेट मिसाइल लॉन्च कोड्स होते हैं जिन्हें वे स्पीकर से मिले कोड से मिलाते हैं। फिर वे लॉन्च कोड अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं और चौंक जाते हैं जब लॉन्च ऑन ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वे 10 न्यूक्लियर मिसाइल्स एक्टिवेट करते हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर प्रोटोकॉल तोड़कर हाई अथॉरिटी से बात करने की कोशिश करता है। वह बार बार कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। काउंटडाउन 10 सेकंड से कम रह जाता है। जूनियर ऑफिसर मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर डर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने मिसाइल लॉन्च की तो कम से कम 20 मिलियन लोग मर जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यह सिर्फ एक न्यूक्लियर अटैक ड्रिल थी। सीन बदलता है। एक हेलीकॉप्टर शाहीन कॉम्बैट ऑपरेशन सेंटर में लैंड करता है। 2 FBI एजेंट्स उतरते हैं और एक सील्ड ऑफिस में ले जाए जाते हैं। वे डॉक्टर जॉन मैककिट्रिक से मिलने आए होते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेशंस के हेड होते हैं। वे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च ड्रिल के रिजल्ट्स पर बात करते हैं, लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाले होते हैं। 22% ऑफिसर्स न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार ही नहीं थे। जनरल बेहरिंगर कहते हैं कि वे एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम लागू करेंगे ताकि कमजोर लोगों को हटाया जा सके। मैककिट्रिक कहता है कि जब तक लॉन्च डिसीजन इंसानों के हाथ में होगा, यह समस्या बार बार होती रहेगी। वह FBI एजेंट्स को WOPR यानी वॉर ऑन ऑपरेशन प्लान रिस्पॉन्स दिखाता है, जो एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम होता है। यह प्रोग्राम डेटा इकट्ठा करता है और US और USSR के बीच युद्ध की संभावनाओं को सिमुलेट करता है ताकि अमेरिका जीत सके। वह FBI एजेंट्स को मनाता है कि मिसाइल लॉन्च का फाइनल डिसीजन इंसानों की जगह WOPR को देना चाहिए। सीन बदलता है। सिएटल में एक टीनेजर डेविड लाइटमैन स्कूल के लिए लेट हो जाता है। वह अपनी बायोलॉजी क्लास में पहुंचता है जहां उसकी दोस्त जेनिफर मैक होती है। टीचर बताता है कि डेविड का ग्रेड F आया है। डेविड गुस्से में टीचर पर टिप्पणी करता है और प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे स्कूल के डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड मिल जाता है जो एक डेस्क के नीचे लिखा होता है। दोपहर में डेविड जेनिफर को अपने रूम में बुलाता है और स्कूल का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेता है। वह अपना बायोलॉजी ग्रेड F से C में बदल लेता है और जेनिफर का भी ग्रेड बदल देता है। जब जेनिफर मना करती है तो वह उसका ग्रेड F में डाल देता है, लेकिन फिर चुपके से A's में बदल देता है। रात को डेविड टीवी पर एक विज्ञापन देखता है जो सुनीवेल कैलिफोर्निया की एक गेम कंपनी का होता है। उसे यह देखना होता है कि उनका प्रोग्राम कैसे काम करता है, इसीलिए वह अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है जो सुनीवेल के सभी टेलीफोन नंबर स्कैन करे और एक एक करके डायल करे। अगले दिन जेनिफर डेविड से माफी मांगती है और फिर से अपना ग्रेड बदलने के लिए कहती है। डेविड उसे अपने रूम में ले जाता है और बताता है कि उसका ग्रेड पहले से A हो चुका है। तभी डेविड का कंप्यूटर एक अनजान सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। वह सिस्टम से गेम्स की लिस्ट मांगता है और उसे फैल्कन मेज, ब्रिज, चेकर्स, बैकगैमन, पोकर और ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वॉर जैसे गेम्स दिखाई देते हैं। जेनिफर पूछती है, ये आखिरी गेम क्या है? डेविड कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वह लिस्ट प्रिंट करता है और अपने हैकर दोस्तों मेलविन और जिम के पास जाता है। वे बताते हैं कि कई प्रोग्रामर बैकडोर पासवर्ड रखते हैं ताकि किसी भी सिक्योरिटी को बाईपास किया जा सके। डेविड फैल्कन मेज गेम के क्रिएटर को खोजने लाइब्रेरी जाता है। एक हफ्ते तक रिसर्च करने के बाद उसे डॉक्टर स्टीफन फॉल्कन का पता चलता है जो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट थे। डेविड को लगता है कि पासवर्ड जोशुआ हो सकता है। घर जाकर वह जोशुआ पासवर्ड डालता है और सिस्टम उसे एक्सेस दे देता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कंप्यूटर शाहीन कॉम्बैट ऑपरेशन सेंटर से जुड़ा होता है, किसी गेमिंग कंप्यूटर सिस्टम से नहीं। जोशुआ एक बैकडोर पासवर्ड होता है जो यूजर को सभी सुरक्षा सिस्टम्स को बायपास करके मेनफ्रेम में एंट्री करने की अनुमति देता है। सिस्टम डेविड को फॉल्कन समझ लेता है और उसे शतरंज चेस खेलने का निमंत्रण देता है। टीनेजर जो इसे एक साधारण गेम समझ रहा होता है, ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वॉर शुरू करने का आदेश देता है। वह सोवियत यूनियन का किरदार चुनता है और लास वेगास और सिएटल पर परमाणु मिसाइलें लॉन्च करने का कमांड देता है। शाहीन में अलार्म बज जाता है जिससे यह चेतावनी मिलती है कि सोवियत यूनियन ने कम से कम 28 मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं।
इस वजह से डिफकॉन स्तर 3 तक बढ़ा दिया जाता है, बॉम्बर प्लेनों को पेट्रोलिंग पर भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति को इस स्थिति की जानकारी दे दी जाती है। तभी डेविड की मां उसे नीचे बुलाकर कचरा फेंकने को कहती है, जिससे वह कंप्यूटर बंद कर देता है। इसका असर यह होता है कि सिस्टम मिसाइल अलर्ट को बंद कर देता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। शाहीन के अधिकारी जल्द ही समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वे इसे ट्रेस करके सिएटल तक पहुंचते हैं और पता चलता है कि किसी ने परमाणु हमले की सिमुलेशन शुरू कर दी थी। डेविड जब खबरों में देखता है कि उसने फुल स्केल परमाणु अलर्ट ट्रिगर कर दिया है तो वह घबरा जाता है। वह जेनिफर को कॉल करके सब कुछ बताता है। जेनिफर एक आसान हल देती है, उस नंबर को फिर से कॉल मत करो। लेकिन तभी डेविड को सिस्टम से एक और कॉल आती है जो बताती है कि उसका गेम 31 घंटे 12 मिनट और 49 सेकंड से चल रहा है और अभी भी 52 घंटे 17 मिनट बाकी हैं। जब डेविड गेम का उद्देश्य पूछता है तो सिस्टम सिर्फ एक जवाब देता है, जीतना। डर के मारे वह अपने कंप्यूटर का कनेक्शन वायर निकाल देता है। उसी दिन जब वह एक दुकान से बाहर आता है तो FBI एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। वे उसकी तलाशी लेकर उसे एक कार में बैठाते हैं और यह साफ होता है कि उसे पूछताछ के लिए कोलोराडो ले जाया जा रहा है। शाहीन में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सिस्टम परमाणु युद्ध की सिमुलेशन जारी रखता है और दोनों पक्षों के काउंटर मूव्स तैयार करता है। इस वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपने अलर्ट स्तर को बढ़ा देते हैं। डेविड को एक प्राइवेट कमरे में ले जाया जाता है जहां डॉ मैकिट्रिक उससे सवाल पूछते हैं। वे डेविड पर हैकिंग और जासूसी का आरोप लगाते हैं, लेकिन डेविड बताता है कि वह सिर्फ एक गेम खेल रहा था। तभी सिस्टम से एक नया अपडेट आता है। अब सिर्फ 28 घंटे बाकी हैं जब मिसाइलें वास्तव में लॉन्च हो जाएंगी। यह सुनकर डेविड घबरा जाता है, लेकिन उसे FBI की हिरासत में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद डेविड एक टूरिस्ट ग्रुप का फायदा उठाकर सुविधा से बाहर निकल जाता है और एक पेफोन से जेनिफर को कॉल करता है। जेनिफर उसे ओरेगन के लिए फ्लाइट बुक करने को कहती है, लेकिन फिर अचानक खुद उससे मिलने आ जाती है। दोनों डॉ फॉल्कन को खोजने निकल पड़ते हैं जो एक झील के किनारे बने कॉटेज में छिपा होता है। फॉल्कन, जो पहले सब कुछ नजरअंदाज कर रहा था, अब उनकी बात सुनता है। शाहीन में तनाव बढ़ जाता है जब सिस्टम गलती से पता लगाता है कि 300 मिसाइलें अमेरिका पर आ रही हैं। जनरल डिफकॉन 1 तक ले जाता है और बदले में हमला करने की तैयारी कर लेता है, लेकिन तभी डेविड, जेनिफर और फॉल्कन शाहीन की सुविधा तक पहुंच जाते हैं और अंदर घुसकर चिल्लाने लगते हैं कि यह सिर्फ एक सिमुलेशन है। जनरल पहले मानने से इनकार कर देता है, लेकिन फॉल्कन समझाता है कि यह सिर्फ एक गेम है और सिस्टम खुद सीख रहा है। डेविड और फॉल्कन सिस्टम के खिलाफ एक ट्रिक आजमाते हैं, टिक टैक टो गेम। सिस्टम बार बार ड्रॉ होने लगता है और सीखता है कि किसी भी हाल में यह एक न जीतने वाला खेल है। जब सिस्टम परमाणु कोड को हैक कर लेता है और मिसाइलें लॉन्च करने ही वाला होता है, तब वह अपनी सिमुलेशन के अंदर देखता है कि हर स्थिति में सभी तबाह हो जाते हैं। यह समझकर सिस्टम मिसाइलें लॉन्च नहीं करता और अपनी सिमुलेशन रोक देता है। वह एक आखिरी संदेश दिखाता है, The only winning move is not to play। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है, सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं और अंत में क्रेडिट्स रोल होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।